Hello and welcome guys to the 6th lecture of Diksha coaching classes and chemistry is still going on, है ना। तो हम स्टार्ट करेंगे वहां से जहां हमने पिछले लेक्चर में छोड़ा हुआ था। सबसे पहले मैंने लिया था सिंपल क्यूबिक का डेरिवेशन, राइट। सिंपल क्यूबिक का मैंने डेरिवेशन लिया था, उसमें हमने मेन क्या निकाला था, पैकिंग एफिशिएंसी, राइट। पैकिंग एफिशिएंसी है ना, इसका मतलब, इसका डेफिनेशन मैंने बताया था, वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स इन यूनिट सेल, मतलब किसी भी यूनिट सेल में, है ना, किसी भी स्ट्रक्चर के कितने ज्यादा पार्टिकल्स हैं, और टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, है ना, इनटू 100। अब टोटल वॉल्यूम क्या है, टोटल वॉल्यूम ए क्यूब, ओके। टोटल वॉल्यूम ए क्यूब, हर केस में टोटल वॉल्यूम ए क्यूब ही रहेगा, टोटल वॉल्यूम ए क्यूब ही रहेगा, क्योंकि हमारा बेसिक जो स्ट्रक्चर है, बेस है हमारा, लैटिस जो है वो है क्यूब, क्या है, क्यूब है। तो इसका जो हर एज है, इसकी एज लेंथ हमने ए कंसीडर की है, क्या कंसीडर की हमने, ए, एज लेंथ। सो इन ईच एंड एवरी केस while calculating the packing efficiency of each and every unit cell, each and every crystal structure, we have considered the edge length as a and the total volume will remain the same because each and every structure is a cube, so it is a cube, okay। तो ये सब हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा हुआ था, so I just took a revision of it। और बेसिकली आपको पता होगा कि मैंने आपको छोटा सा होमवर्क दिया था कि आप बीसीसी का, एफसीसी का, इसका डेरिवेशन, इसका पैकिंग एफिशिएंसी निकालना थोड़ा ट्राई कर लो, है ना। अगर आपने ट्राई किया होगा तो बहुत अच्छी बात है। तो चलो स्टार्ट करते हैं बीसीसी के साथ। बीसीसी बॉडी सेंटर्ड क्यूब, है ना, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर्स। वहां पे क्या हो रहा है कि जो क्यूब है उसमें आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो है वहां पे एक कॉर्नर में बना हुआ है, वापस एक सेंटर में है और एक इस कॉर्नर में है ना। बीच में थोड़ा सा चपटा हो गया ये वाला, तो ऐसा नहीं है। ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ऑल द स्फीयर्स और ऑफ इक्वल साइज, सो आई विल ड्रॉ इट। इट विल बी गुड इफ यू कैरी ऑन द डेरिवेशन अगेन विथ मी। द सेंटर्स आर गिवन, ठीक है। अब ये सेंटर्स कहां पे है, जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं, मैंने उतना अच्छे से बनाया नहीं है। ये मतलब उस साइड के लास्ट कॉर्नर पे जो है पार्टिकल, उसका कॉर्नर इस सर्कल का सेंटर है। क्या बोल रहा हूं मैं, स्क्रीन पे आप देख रहे हो, ये जो पार्टिकल है, कॉन्स्टिट्यूएंट स्फीयर है, इसका सेंटर क्या है, ये वाला कॉर्नर पीछे वाला, ये बीच में है स्ट्रक्चर, इसका सेंटर एकदम बीच में है, और यहां पे जो है ये वाला बना हुआ है, इसका सेंटर ये कॉर्नर है, ठीक है। तो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, है ना। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कुछ ऐसा बना हुआ है। आई विल स्टार्ट फ्रॉम बिलो। बात को यह समझना है कि हमारे पास क्या है, इसका 3D स्ट्रक्चर है। क्या है इसका 3D स्ट्रक्चर। मैं टेक्स्ट बुक में देख के डायग्राम बना देता हूं, मतलब कैसा आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये बन गई हमारी डायग्राम, इसको यहां पे ले आया, इसको यहां पे। बेसिकली हो रहा क्या है, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है इन्होंने ज्वाइन कर दिया। अब एग्जाम में आपको क्या करना है, एग्जाम में आपको खुद ही निकालना है डायग्राम। तो देखो, मुझे भी प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है शायद से, तो प्लीज़ आप इस डायग्राम को प्रैक्टिस कर लो अच्छी तरीके से। देखो फिर भी मुझसे नहीं बना शायद से, है ना। तो हाँ, ये ऐसा कुछ। अब देखो क्या है, इस फेस पे तीनों सर्कल लाई नहीं करते। द मेन पॉइंट टू बी नोटेड इज these all three circles, these all three constituent particles do not lie on this face. This middle constituent particle is in the center of the cubicle,
this particle is at that corner, back corner, and this particle is at the front corner. Okay, and here we are going to consider the hypotenuse case. मतलब ये पाइथागोरस थ्योरम में 90 डिग्री ट्रायंगल्स बन रहे हैं, ठीक है, ये एक 90 डिग्री ट्रायंगल है. अब जैसे टेक्स्ट बुक में दिया है वैसे नाम लेंगे ताकि आपको समझ में थोड़ा सा अच्छे से आए, है ना. नाम चेंज कर दूंगा मैं तो ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन ईज के लिए हम क्या करेंगे, नाम सेम ही रखेंगे, ठीक है. FCA D एंड E. अब पहला काम जो है वो करना है कि आपको दो पाइथागोरियन ट्रायंगल्स दिख रहे हैं, मतलब जिसमें राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे हैं, जिसमें हम पाइथागोरस का थ्योरम यूज कर सकते हैं. पाइथागोरस थ्योरम बेसिकली इज हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर, ठीक है. अब इस थ्योरम को हमने दो बार इस्तेमाल करना है. अब दो बार कहां कहां पे इस्तेमाल करना है, अब देखो ये एक डायगोनल बन गया नीचे वाले फेस का, ठीक है, ये डायगोनल बन गया नीचे वाले फेस का, और मैंने इसको जोड़ दिया, तो जोड़ करके हमको मिल गया, जैसे जैसे टेक्स्ट बुक में दिख रहा है, एंगल FED. एंगल FED यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है ना. अब अगर प्रॉपर आपने फेस निकाला होगा नीचे से तो आपको दिखेगा एंगल FED 90 डिग्री बन रहा है. उसमें से जैसे टेक्स्ट बुक में दिखाया गया है, FD इज द लॉन्गेस्ट साइड, दैट इज इट इज द हाइपोटेन्यूस. FD स्क्वायर इज इक्वल टू FE स्क्वायर प्लस ED square. I am hoping that you all are noting down this derivation because it is important. The diagram along with all the proofs you have to do this. Okay, and now I am going to consider what? See, FE and again ED. Okay, these are all the edges. These are all the edges of the cubicle, as I have said, है ना? As I have said, if this is a cube, okay, its all sides are the edges. A. All sides are equal, all are the edges. So according to that, FE is the edge, ED is also the edge. So A square plus A square, that is FD square. So FD square I can write as 2A square, okay, and FD will come as root 2A, right? Are you taking it down? So call it as 1. And the another case which I discussed is, हमको क्या करना है, अब देखो ये जो मैं लाइन बना रहा हूं ये उस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक आ रही है. अगर किसी डब्बे को लोगे तो उस कॉर्नर से लेके आगे तक, आगे वाले कॉर्नर तक वो जो हाइपोटेन्यूस बनेगा ये वो वाला है. क्योंकि देखो कंफ्यूज कहां हो जाते हैं बच्चे, ये इस फेस पे 3 पार्टिकल्स है, नहीं, दिस इज नॉट द थिंग विच दे हैव डिस्कस्ड. अगर आपको 3D में दिखाई दे रहा होगा तो ये डायगोनल है, और F पॉइंट जो है ये इतना डिस्टेंस के पीछे ये F पॉइंट है, तो वहां पे कॉर्नर पे एक पार्टिकल है, सेंटर पे उस बॉडी के अंदर एक पार्टिकल है, और इस आगे वाले कॉर्नर पे एक पार्टिकल है, ठीक है. तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, ये जो हाइपोटेन्यूस है ये बड़ा बन रहा है यहां से लेके यहां तक, मतलब एक क्यूब का डायगोनल, मतलब इस कॉर्नर को लेके मैं इस कॉर्नर से ज्वाइन कर दूं ऐसे. सो दिस इज द हाइपोटेन्यूस फॉर कंसीडरिंग इन दिस केस. ओके, सो फॉर this will be its another side, and again as you can see in the diagram they have considered the triangle AFD, that is this AFD. अगर मैंने लिख दिया AF, ठीक है, और यहां से यहां तक मैंने ज्वाइन कर दिया D, तो समझ में आ रहा है आपको. 3D में ट्रायंगल मतलब ऐसा ट्रायंगल आप इमेजिन कर सकते हो, ठीक है. सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस कंसेप्ट ऑफ हाइपोटेन्यूस विच आई एम टेकिंग. ओके, so in this case AF square, AF is the longest side, AF square is equal to AD square plus FD square, right? This is the case, AD square plus FD square. I hope you all have the textbooks which I am teaching with. There's a lot of humidity here right now. फिर भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप आई होप आप भी सब्जेक्ट को लेके इतने सीरियस हो कि ठीक से करें इसको, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग है. इंटरेस्टिंग के साथ साथ इजी भी है. तो अगर आपको थोड़ा बोर हो रहा है या कुछ हो रहा है, आप थोड़ा पॉज ले करके कुछ और इसके एनिमेटेड वीडियोस देख सकते हो, कुछ कर सकते हो. मैंने ये बात नहीं कर रहा कि बस आपको थ्योरी पढ़नी है, कुछ और कर सकते हो. आप एनिमेटेड वीडियोस देख सकते हो. अगर बीच में आपको बोर हो रहा है इसके बारे में, और कुछ गूगल विकिपीडिया पे पढ़ सकते हो एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, ठीक है. सो मैं बात ये कर रहा हूँ कि अगर आपको ठीक से समझ करके पढ़ना है तो the thing is that you have to take the interest in the subject. Okay, the interest is main important aspect. So I hope you are understanding. So it's damn easy. Again, you in the textbook we can see
AD, where have I drawn AD? Here, okay, AD. This is an edge length, right? This is an edge length, so I can call it as A. I wrote it as A square here. Okay, FD square. FD square was 2A square, so I can write it as 2A square here. So we get the AF's length. AF square की लेंथ हमको मिल जाती है, ठीक है. AF square की लेंथ क्या मिलेगी? AF 3A square, मैं स्क्वायर रूट ले लूंगा तो AF is equal to under root 3 into A. This is the thing we get, AF. Okay. So again we have to calculate one thing. You have to remember why we are doing this. What is the aim to do this? है ना, हमको बेसिकली पैकिंग एफिशिएंसी निकालना था. तो जैसे मैंने स्टेप्स बताए थे कि पैकिंग एफिशिएंसी निकालने के लिए जो फॉर्मूला है, वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स इन द यूनिट सेल, अगेन टोटल वॉल्यूम. टोटल वॉल्यूम तो हमारे पास है A क्यूब इंटू 100. अब वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स इन द यूनिट सेल. अब ये कौन सा यूनिट सेल है? दिस इज द बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक. इट कंटेन्स पार्टिकल्स एट ऑल द कॉर्नर्स एंड वन इन द सेंटर. सो बाय द शेयरिंग टर्म द कॉर्नर पार्टिकल्स ऑल सब मिला के वो एक बन जाएगा, प्लस हर एक यूनिट सेल के पास बॉडी के सेंटर में एक पार्टिकल होगा. ओके, राइट. सो दिस विल बी द केस. 2 particles we have it, 2 particles. So first we have to calculate volume of one particle. एक पार्टिकल का, एक स्फीयर का वॉल्यूम क्या है? अब एक स्फीयर का वॉल्यूम के लिए रेडियस और ए एज लेंथ, इसका हमें रिलेशन चाहिए. अब AF आप देख सकते हो. AF, how AF works? If here is a constituent particle, if it is at the center also at this corner. Now this corner is giving R the radius. Okay, ये कितना दे रहा है? R, एक R दे रहा है. दूसरा R जो है वो इस कॉर्नर के बाहर जा रहा है, तो ये R हम नहीं कंसीडर करेंगे. हमको AF की लेंथ निकालनी है. किसकी लेंथ? AF की. सो AF का ये पहला R, दूसरा, तीसरा और ये चौथा. तो ये R R R R कितने AF की लेंथ हो गई? 4 times R. So AF is 4R. Also we got AF in the aspects of edge length. So here it is root 3 into A is equal to 4R, right? So while calculating volume of one particle, the formula which is used for the sphere is 4/3 pi R cube. Okay, and here at the place of R I have to substitute the relation of edge length in the unit cell. So that's the reason I was using the Pythagoras theorem twice to calculate the AF, because AF is 4R. I can see in the terms of constituent particles. Again, from calculating all this scenario, we got under root 3A as the edge length in terms of edge length. So this was the relation, okay, which was prone to go with. And again now on the place of R I'll substitute this relation, that is R is equal to root 3A upon 4. I can substitute it as that. Okay, so I'll rub the board for you so you can see it clearly. The substitution part, it's a bit, you know, confusing sometimes. You can make mistakes in these. So please, if you practice more the derivations again and again, it will be fruitful for you. Okay, so I'll write it again. Volume of one particle I have to calculate by the formula 4/3 pi R cube. 4/3 pi, and R I have substituted as root 3/4 A cube. So root 3/4 A bracket cube, right? So I hope everybody is paying attention. प्लीज आप ध्यान से देखिए इसको, और आपको समझ में आ गया है तो आप खुद से ट्राई कर सकते हैं वीडियो के साथ साथ. बहुत अच्छी बात है. सो root 3 cube I can write as root 3 into root 3 into root 3. Okay, root 3 into root 3 I can write as 3, and this root 3 is remaining again. A cube is at the last term, and again this 4 cube I can write as 64. So I will write as 4 into 4 into 4. I will not multiply it. Okay, this 4 gets cancelled. This 3 get cancelled. So I kept the term as it is for cancelling. So I will write it as again root 3 pi A cube upon 16. Do you get this? Everyone is getting this, I hope. Volume of one sphere, it is very easy. As I am saying again and again, volume of one sphere. Okay. जब SCC में हमने देखा था, the particles were just only one particle was there. So okay, I multiplied by 1. So
in the packing efficiency formula I need to calculate all the volume that the unit particles, the number of unit particles are there, the volume of all of those. अब हमको मिला है वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर इतना, तो टोटल वॉल्यूम कितना होगा, इंटू 2 करना पड़ेगा मुझे, राइट, इंटू 2 करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर रिड्यूस हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16. सो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ 2 spheres, right? This is the volume of 2 spheres. Now substitute in the formula √3 pi a cube upon 8, right, upon a cube again. A cube is what? Volume, total volume, and if I do into 100, so a cube gets cancelled, okay, and this √3, I hope you can see, √3 pi upon 8 into 100, √3 is 1.73, pi is 3.142 upon 8 into 100. As I've said again, if you are going to calculate this, use logarithmic tables. It's gonna help you to calculate furthermore, because log tables का आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है, ठीक है. जैसे जैसे आपकी स्टैंडर्ड्स बढ़ती जाएंगी, आपके पास कैलकुलेटर्स भी आते जाएंगे, लेकिन फिलहाल आपको लॉग बुक्स दिए, और लॉग बुक्स के कैलकुलेशंस अगर आप जल्दी से सीख जाओ, अगर आपके हाथ में बैठ जाए, तो I am seriously saying you don't need to multiply the traditional method, the orthodox methods you are using. The log table is the most efficient methods. Okay, just you have to calculate the log, then the anti-log, and the logarithmic laws that you should have to be clear. As I've said earlier, अगर logarithmic tables में आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको नहीं आ रहा है, क्लियर नहीं है, तो हम logarithmic रूल्स और कैलकुलेशंस के हिसाब से भी एक लेक्चर बना सकते हैं जो आपको ऐसे कैलकुलेशंस में मदद करे, क्योंकि आगे क्रिस्टल लैटिसेस पे 10⁻⁻12 into this and that, and then the densities, the numbers are much bigger than you think, so they can't be multiplied, and if you multiply, the thing is gonna go, you know, like infinity loop, again and again and again you have to calculate. So use log tables. The basic is that. So हम देख सकते हैं कि पैकिंग एफिशिएंसी, इसमें आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे वैल्यूज, वो आ जाएगी, है ना. तो टेक्स्ट बुक में देखते हैं कितना दिया है. मैं कैलकुलेट तो नहीं कर सकता यहाँ पे, आप कैलकुलेट कर लो, जैसे उन्होंने दिया है वैसे ही आ जाएगा. बॉडी सेंटर्ड का कितना है पैकिंग एफिशिएंसी, यहाँ पे दिया 74%, यहाँ पे स्पेस ऑक्यूपाई कर देते हैं पार्टिकल्स, 74%, ठीक है. तो 26% बचता है एम्प्टी स्पेस, है ना. तो हमारा मेन एम क्या है कि पार्टिकल को ज्यादा से ज्यादा कॉम्पैक्ट किया जाए, है ना, ज्यादा से ज्यादा पास लाया जाए, ताकि यूनिट सेल का जो खाली स्पेस है ज्यादा से ज्यादा भर सके. अब बॉडी सेंटर्ड में 74% पैकिंग एफिशिएंसी है. ऑफ कोर्स एससीसी से बॉडी सेंटर्ड बेटर है, और बॉडी सेंटर्ड एससीसी स्ट्रक्चर से ज्यादा स्ट्रांग होगा. ओके, सो दिस इज द डेरिवेशन विच वी सॉ, एंड अगेन इफ आई सम अप द होल थिंग, यू हैव टू जस्ट ड्रॉ अ क्यूब, and you have to consider 3 particles, the 2 at the corners and one at the center. You have to consider the hypotenuse theorem at the base first, and then from the center corner to the front corner, that hypotenuse you have to consider, substitute the values, remaining thing is same. You have to go according to the formula what we need. Volume of particles we calculated, the total volume that is the same for each and every derivation into 100, the packing efficiency we got. So it is very easy, and it is mostly used for the numericals we are going to do in the further lecture. Okay guys, I hope you understood this. The things are very easy. I'm not going to repeat it again and again for the irritation. So यहाँ पे आज का लेक्चर हमारा खत्म होता है. देखिए डस्टर की भी एफिशिएंसी कम है बहुत, राइट. so I'll use this, right? I don't need that thing. So today's lecture ends here. Now I will give the summary, or I will give introduction to the next lecture. In the 7th lecture we are going to see how to calculate in x gram of crystals, what are the unit cells, how much is the efficiency, and all the things. Plus we are going to see numericals in the next lecture, plus the further concepts what are in the textbook we are going to see. And maximum you have to study the numerical format, the concepts you have to, as you go on solving the numericals, the concept is going to be clear. So देखो आप देख सकते हैं यहाँ पे टेक्स्ट बुक में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं. वापस अब जहाँ पे परफेक्शन आता है वहाँ डिफेक्ट्स भी आते हैं थोड़े बहुत. सो कोई क्रिस्टल आइडल नहीं है, परफेक्ट नहीं है.
क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में भी डिफेक्ट्स होते हैं, हम डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे. एंड आई थिंक द लेक्चर देन द lesson will reach to the conclusion part. Okay, so we'll see all this in the next lecture or the 2 lectures 7 and 8. We are going to complete this whole thing. Okay, I hope you have understood today's lecture. बहुत छोटा था तो एक डेरिवेशन देखा हमने, अगला डेरिवेशन प्लीज आप ट्राई करो. वही कंसेप्ट है, वही टर्म है, आप ट्राई करोगे आ जाएगा आंसर तो बहुत अच्छा लगेगा. वही कंसेप्ट है, वही टर्म्स है. सो आई एम गोइंग टू से अगेन दैट अगर इसको पता नहीं अब तक 6 लेक्चर हो चुके हैं, जल्दी से जल्दी उनको बोलो कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, इस चैनल के टच में रहे क्योंकि केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं. सो देयर इज आई थिंक देयर इज नो अदर चैनल टू गो टू दैट एंड दैट्स द रीजन वी आर टेकिंग दिस लेक्चर्स बिकॉज अदर बाहर आप देखें क्लासेस ये वो ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्टली है और क्लासेस में जाओगे तो आप 1 घंटा सीखोगे तो दूसरे घंटे में सो जाओगे. ठीक है, सो दिस इज द रीजन 20-20 मिनट के हम लेक्चर रख रहे हैं ताकि आपको एंगेज रख सके. और वापस कमेंट सेक्शन में बोल भी रहा हूँ आपको, अगर आप डाउट से कुछ भी आप प्लीज़ डालो, हम प्लीज़ पढ़ेंगे. ठीक है, आई एम अ केमिकल इंजीनियर एंड बीइंग अ केमिकल इंजीनियर आई होप सो दिस सब्जेक्ट आई एम मेकिंग मोर इंटरेस्टिंग. अगर आपको कोई और सजेशंस देने हैं कि सब्जेक्ट कैसे इंटरेस्टिंग बनाया जाए या कुछ इंप्रूवमेंट्स देनी है तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो. ठीक है, लेकिन मेरी तरफ से मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको ये सब्जेक्ट ईजी लगे, है ना. इंटरेस्ट तो मैं आपका क्रिएट कर सकता हूँ, कर रहा हूँ, नहीं क्रिएट कर रहा तो आप प्लीज़ इंप्रूवमेंट के लिए, सजेशंस के लिए आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में भेजें. और ज़्यादा से ज़्यादा मैं यही बोलूँगा कि दीक्षा कोचिंग क्लासेस का चैनल इसके टच में रहिए और आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट्स मिलते रहेंगे. सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अगर पसंद आए, है ना. लेकिन सब्सक्राइब तो कीजिएगा, बेल आइकॉन प्लीज़ प्रेस करिए, है ना. सो दिस इज अगेन प्रतीक चेकिंग आउट. थैंक यू.